चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2024 का जो पेपर हुआ है हाई स्कूल का विज्ञान का, उसके बारे में सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शनल क्वेश्चन से इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए। देखिए क्या है, किसी वस्तु का आभासी और आकार में बड़ा, पॉइंट को पकड़िए, आभासी तथा आकार में बड़ा प्रतिबिंब के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो दर्पण पूछ रहा है, तो कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, पी के बीच में रखेंगे, तो प्रतिबिंब जो होगा आभासी बनेगा और आकार में बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके लिए हम उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या होता है इसमें कि उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण की बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन क्या होता है, समान आकार, जैसा वस्तु है वैसा ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। तीनों में आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, समतल में समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु का आभासी तथा आकार में बड़ा प्रतिबिंब, आभासी तथा आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसमें देखो लेंस पूछ रहा है, तो सेम इसका उल्टा हो जाता है। उसमें अवतल था तो इसमें उत्तल हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। आभासी और आकार में बड़ा के लिए लेंस की बारे में बात करेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस में आभासी और आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी में। आप ऑप्शन नंबर बी में अवतल लेंस, अवतल लेंस में क्या होता है कि आभासी प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तल लेंस सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन बात कर लेते हैं। प्रकाश के नीले रंग दिखने के कारण क्या होता है, मतलब आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। पहला ऑप्शन इसमें है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है प्रकीर्णन, चौथा है विक्षेपण। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही रहेगा, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, जब रंग के बारे में जब भी बात करेगा तो प्रकीर्णन ऑप्शन ही सही रहेगा। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कण नीले रंग के प्रकाश को अन्य रंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित करता है, इसलिए नीला रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल में क्या होता है, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। यदि तीन विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा, मतलब कौन सा मान बराबर होगा जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन एक है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधों में उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा। सी कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पांचवा में कौन सा ऑप्शन सही होगा, श्रेणी क्रम की जब बात कर रहा है, जब श्रेणी क्रम की बात कर रहा है तो इसमें विद्युत धारा सही रहेगा। तो विद्युत धारा वाला कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का मान। तो विद्युत धारा का मान इसमें श्रेणी क्रम में बराबर होता है। तो क्या होता है फार्मूला, V बराबर आई आर ओम के नियम से। तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, ऐसे करके इसमें हल करते हैं तो क्या मान आता है,
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे माना जाता है। तो ओम के नियम से ऐसे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो V बराबर IR। तो इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है कि I का मान या धारा का मान बराबर होता है। अब छठवें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर की इकाई, इसमें क्या पूछ रहा है, इकाई, यूनिट, मात्रक पूछ रहा है। तो मात्रक क्या होगा, वोल्ट। कौन सा सही होगा छठवें वाले में, तो वोल्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम इस तीनों यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओम जो है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, एम्पियर धारा का मात्रक है। ठीक है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, हम तीनों और अदर ऑप्शन का भी चर्चा कर लिए। ओम प्रतिरोध का, एम्पियर धारा का, वाट शक्ति का। ऑप्शन कौन सा सही है, तो वोल्ट सही है। विभवांतर के लिए वोल्ट सही है। सातवां क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा मापी चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चालक में प्रभावित होने वाला विद्युत धारा की दिशा के समांतर, इन दोनों दिशाओं के लंबवत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। कैसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के लंबवत होती है। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आठवां क्वेश्चन हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहले तो ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, फिर हम चारों ऑप्शन को अलग अलग समझाएंगे। क्या है, एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है, कौन क्या ऑप्शन होगा इसमें, इसमें एल्केनों CnH2n +2, ये तो फार्मूला होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन में। पहले ऑप्शन किसका फार्मूला दिया है, CnH2n-2। तो ये किसका है, CnH2n-2, ये एल्काइन का है। ठीक है, पहला वाला किसका है, तो ये एल्काइन का है, एल्काइन। ठीक है, C2H4 ये किसका है, तो ये एथीन का है। क्या लिखा है, एथीन फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं CnH2n, ये क्या लिखा है, एल्कीन लिखा है। क्या लिखा है, एल्कीन लिखा है। ठीक है, इसलिए हम सभी ऑप्शन का बात कर लिए। ठीक है, पहले ऑप्शन में CnH2n-2 ये एल्काइन लिखा है। दूसरा ऑप्शन तो एल्केन लिखा है CnH2n+2। और तीसरा ऑप्शन है CnH2n, ये क्या है, एल्कीन है। C2H4 ये एथीन है। ठीक है, सभी ऑप्शन के बारे में अलग अलग हम चर्चा कर लिए। क्या है नवा ऑप्शन, नवे ऑप्शन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, समजातीय श्रेणी है C2H4 C3H6, ये दोनों अलग अलग दिया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, CH3OH तथा CH3CHO, मतलब ये फार्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह है। HCHO ये फार्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड समूह है। CH3C2H5OH तथा CH3OCH3। ठीक है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन एक है 1-2, दूसरा ऑप्शन है B14, तीसरा ऑप्शन है 2-4, चौथा ऑप्शन है 1-3। 1 और 3 में क्या ऑप्शन सही है, तो हम बात कर लेते हैं। क्या लिखा है, समजातीय लिखा है ना, समजातीय। तो देखो क्या लिखा है, C2H4 तथा C3H6। इसका मतलब ये है कि ये क्या लिखा है, C2H4
ये लिखा है एथीन, ध्यान से समझिएगा, केमिस्ट्री C2H4 ये एथीन लिखा है, ठीक है। और ये क्या लिखा है C3H6, ये क्या लिखा है, ये लिखा है प्रोपीन, ठीक है, ये प्रोपीन लिखा है। ये बात समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्या लिखा है CHO, ये लिखा है फॉर्मल्डिहाइड, ये मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एक ऑप्शन इसमें मिस हो गया है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें से ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है 1 और 3, 1 और 3 सही है। कैसे, ये लिखा है एथीन प्रोपीन फार्मल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। इसी तरीके से n के जगह पे हम 2 रख लेते हैं तो C2H4 हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा सबको। दूसरा, यदि CN, यदि हम फार्मूला में, क्या फार्मूला क्या है CnH2n लिखा है फार्मूला, ठीक है। यदि इसी के जगह पे हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे C3H6 कर लेते हैं तो इस सेम फार्मूले पे दोनों मिल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। तो दोनों मिल रहा है ना, एल्डिहाइड समूह, ठीक है, सॉरी, मिल रहा है ना। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या है, पहले ऑप्शन में क्या है, ये लिखा है C2H4, एथीन और प्रोपीन एक ही समूह है कि नहीं है, C2H4 और C3H6 एक ही समूह है, ठीक है। और ये CHCHO, और एक ऑप्शन यहाँ छूट गया है, उस ऑप्शन को हम अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ वाला हम अलग से यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा CH3CHO, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है एसिटल्डिहाइड है, ये किसका क्या नाम होता है CH3CHO, ये होता है एसिटल्डिहाइड। HCHO ये होता है फार्मल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड दोनों एक ही समूह का है, और एथीन और प्रोपीन भी एक ही समूह का है। अब सोचते आगे 11वां क्वेश्चन है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य पीएच वाला विलयन कौन सा होता है, ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम ध्यान से समझते हैं। देखो एक हम ऐसे खींच लेते हैं, 0 से 7 तक, 0 और 7 के बीच में क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से लेकर के 14 तक क्षारीय होता है, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय समझ में आ गया होगा। फिर क्या होता है, कह रहा है इसमें क्या, शून्य पीएच, शून्य, 0 सही बताया ना, 0 और 7 के बीच में 0 से लेकर के क्या होता है अम्लीय होता है, ठीक है। क्षारीय क्या होता है 7 के बाद क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है उदासीन होता है, ठीक है। 7 से जितने भी 0 के पास में हम आएंगे उनका अम्लीय एसिडिटी मान बढ़ता हुआ जाएगा। 7 से जैसे जैसे हम बाहर 14 की ओर जाएंगे क्षारीय मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। ये 11वां क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। सूर्य के प्रकाश एवं पौड़हरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल के संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, क्या है, कौन सा यौगिक बनता है। तो कौन सा यौगिक बनता है ध्यान से समझते हैं। तो कौन सा यौगिक बनेगा इसमें, ऑप्शन आपके हिसाब से कौन सही होगा। पहला ऑप्शन ग्लूकोज है, दूसरा CHCl3 है, और तीसरा ऑप्शन CCl4 है, चौथा ऑप्शन CFClI है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ग्लूकोज बनता है। इसका हम समीकरण लिख दे रहे हैं, सूर्य के प्रकाश एवं पौड़हरिम के में कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब संयोग करता है तो कौन बनता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है।
तो C6 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6 जल के अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? C6H12O6 ग्लूकोज बन गया। फिर H2O जल बन जाता है। तो C6H12O6 ये जल बन जाता है और 6O2 ये ऑक्सीजन भी बनता है। ठीक है, ये होता है, क्या होता है ये? सूर्य के प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसे बनता है इसका समीकरण होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ग्लूकोज सही रहेगा। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? लिखा है CH3COONA। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तो सोडियम एसीटेट इसका नाम होता है। बनता क्या है? CH4+Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और मेथेन किससे क्रिया करता है? तो यहाँ पे क्या भरना है ये लिखने के लिए कह रहा है कि इसको भरिए। तो क्या लिखेंगे? तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब क्रिया करता है तो मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, इसका नाम अभी हम बताए हैं, क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। ठीक है, सबको बात समझ में आ गया होगा। तो क्या भरेंगे यहाँ पर हम? NaOH। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? फ्लोएम और जाइलम। सबसे पहले फ्लोएम दिया है तो फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अब हम यहीं पर जाइलम पढ़ लेते हैं। जाइलम क्या होता है? ये जल का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है और जाइलम जल का स्थानांतरण करता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होता है? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो मुख से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। मुख से ही क्या होता है? पाचन प्रारंभ हो जाता है। जो मुख में जाइलम होता है ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 नंबर, मनुष्य में कौन सा एक पादप हार्मोन है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? क्या होता है पादप हार्मोन? पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है एस्ट्रोजन, डी है इंसुलिन, चौथा ऑप्शन है। तो सम आपको बता दे रहे हैं। थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये तीनों जो होता है ये जंतु हार्मोन है और जिब्रेलिन जो होता है ये पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन का काम होता है कि पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है, पौधों को बढ़ाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें? जिब्रेलिन सही रहेगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन कौन प्रभावित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो हम बात करेंगे पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी को ही पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो शरीर में जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, हम 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर होता है? परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है, जाहिर सी बात है, परागकोश के अंदर परागकण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग कौन सा है? मनुष्य का जनन अंग कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा जनन अंग होता है? तो यहाँ पर जयांग होता है, जयांगीय स्त्री के सर है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पुमंग की बारे में बात कर रहे हैं। तो पुमंग ये नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है। ठीक है, पुमंग नर जनन अंग होता है और जयांग स्त्री जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ हो गया है। ठीक है, वायुमंडल की ओजोन परत
पृथ्वी को बचाती है। क्या बचाती है? एक्स किरणों से, पराबैंगनी किरणों से, गामा किरणों से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जब सूर्य का किरण पृथ्वी पर आती है तो ये हानिकारक किरणों को ओजोन परत होती है जो अवशोषित कर लेती है। तो ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, यूवी किरणों को। परावैंगनी, यूवी, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, यूवी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इस तरीके से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा 20वां क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।